अगर किसी राइट सर्कुलर कोन को किसी प्लेन से कट किया जाए तो हमें जो ज्योमेट्री, हमें जो शेप मिलती है उसे हम कहा करते हैं बच्चों कोनिक सेक्शन। भाई राइट सर्कुलर कोन क्या होता है बच्चों? ऐसा कोई कोन जिसका बेस सर्कुलर हो। भाई ऐसा कोई कोन जिसका बेस क्या हो बच्चों? सर्कुलर। ये आप जानते हैं बच्चों, ये क्या होता है? कोन का बेस होता है। ऐसे कोन को हम लोग कहा करते हैं बच्चों राइट सर्कुलर कोन, जिसका बेस सर्कुलर हो और जिसकी एक्सिस उसके बेस के परपेंडिकुलर हो। बच्चों ऐसी कोई लाइन जो कोन को दो इक्वल पार्ट्स में कट करती है उसे हम लोग कहा करते हैं बच्चों एक्सिस। ये एक्सिस है बच्चों, और चूंकि एक्सिस बेस के परपेंडिकुलर है इसीलिए नाम दिया गया राइट। भाई राइट से मतलब राइट एंगल। और सर्कुलर क्यों नाम दिया गया साहब? चूंकि इसका बेस है सर्कुलर है। भाई अगर बेस स्क्वायर होता तो हम बोल देते राइट स्क्वायर कोन, हम कह देते राइट पैरेललोग्राम कोन वगैरह वगैरह बच्चों, डिपेंड्स उसकी बेस की शेप क्या है। और ये जो होता है बच्चों इसे हम लोग कहा करते हैं स्लांट हाइट। आप लोग जानते हैं इसे हम लोग कहा करते हैं तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में स्लांट हाइट इसे नाम दिया जाता है। और बच्चों इसी को हम लोग जनरेटर भी नाम दिया करते हैं। भाई जनरेटर क्या होती है? जनरेटर बच्चों जो कोन को जनरेट करती है। जैसे आपके पास में ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है। अब इस लाइन को मैं एक पॉइंट पर पकड़कर अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो जो ज्योमेट्री हमें नजर आएगी, जो शेप हमें मिलेगी, वो शेप क्या होगी बच्चों? वो कोन होगी, और राइट सर्कुलर कोन होगी। ये आपके पास में एक लाइन है, इस लाइन को पकड़कर आपने ऐसे घुमा दिया तो जो आपको मिलेगा बच्चों वो क्या होगा? वो जो है वो शेप आपको मिलेगी वो कोन होगी, राइट सर्कुलर कोन होगी। इसीलिए हम लोग इसे कोन की जनरेटर भी नाम दिया करते हैं। एनीवेज, सो आपके पास में ये जो राइट सर्कुलर कोन है बच्चों, इसे यदि हम लोग किसी प्लेन से कट करें तो जो ज्योमेट्री, जो शेप हमें मिलेगी उसी को हम लोग कहा करेंगे बच्चों कोनिक सेक्शन। बच्चों कोनिक वर्ड जो है यहाँ पर वो आया है कोन से, और सेक्शन का मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना। इंजीनियरिंग में सेक्शन का मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना, कट करना। इंजीनियरिंग छोड़िए, हमारे डेली लाइफ में, हमारे स्कूल में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, डिविजन्स होते हैं। भाई जब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं देन दे आर डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, सम सेक्शंस, सम डिविजन्स यू से। सो यहाँ पर कोन को जब हम लोगों ने किसी प्लेन से कट किया बच्चों तो हमें जो मिलेगा वो कहलाएगा कोनिक सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये आपके पास में एक राइट सर्कुलर कोन है। अब अगर इस राइट सर्कुलर कोन को बच्चों मैं ऐसे किसी प्लेन से कट करूं जो इसके बेस के पैरेलल है, मान लीजिए ये आपके पास में एक राइट सर्कुलर कोन है। अब इसे आपने ऐसे किसी प्लेन से कट किया बच्चों जो इसके बेस के पैरेलल है, इसके बेस के पैरेलल है, या यूं कहा जाए कि जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो जो ज्योमेट्री, जो शेप आपको मिलेगी बच्चों, वो ज्योमेट्री या शेप क्या होगी? सर्कुलर, वृत्ताकार। सर्कुलर ज्योमेट्री क्या है बच्चों? When a cone is cut by a plane which is parallel to the base, जब आपने कोन को उसके बेस के पैरेलल किसी प्लेन से कट कर दिया या एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी प्लेन से कट कर दिया तो आपको मिलेगा बच्चों सर्कुलर ज्योमेट्री, या यूं कहा जाए कि जो ज्योमेट्री आपको मिलेगी उसे आप नाम देंगे बच्चों सर्कल। तो सर्कल भी अपने आप में एक तरह का कोनिक ही है बच्चों। उसके बाद में यदि हम कोन को ऐसे किसी प्लेन से कट करें बच्चों जो कि उसके जनरेटर के पैरेलल हो। भाई यहाँ पर देखिए मैंने कोन को ऐसे किसी प्लेन से कट किया जो कि उसके जनरेटर के पैरेलल है, तो जो ज्योमेट्री, जो शेप आपको मिलेगी, जो आकृति आपको मिलेगी बच्चों, वो शेप, वो ज्योमेट्री होगी बच्चों पैराबोला। क्या होगी ये? पैराबोला। When a cone is cut by a plane which is parallel to its one of the generator, जो बच्चों उसकी किसी जनरेटर के पैरेलल हो, उससे जो ज्योमेट्री आपको नजर आएगी बच्चों, भाई ये आपके पास में था, अब आपने इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट करा जो कि जनरेटर के पैरेलल है, तो जो आपको मिलेगी बच्चों वो पैराबोला परवलय होगी। इसी तरह से बच्चों यदि मैंने किसी कोन को बच्चों किसी ऐसे प्लेन से कट किया जो ना तो उसकी एक्सिस के पैरेलल है, ना बेस के पैरेलल है, ना ही उसकी जनरेटर के पैरेलल है। इफ कोन इज कट बाय अ प्लेन व्हिच इज नॉट पैरेलल टू इट्स एक्सिस, to its base, to its generator, then what geometry we get? हमने कभी ऐसे कट कर दिया, फर्ज कीजिए ऐसे कट कर दिया, तो इससे जो आपको जो शेप मिलेगी बच्चों, वो जो शेप होगी उस शेप को, उस ज्योमेट्री को हम लोग नाम देते हैं बच्चों एलिप्स। और यदि हम क्या करते हैं बच्चों, यदि हम
एक नहीं दो राइट सर्कुलर कोन ले लें, ये लीजिए, हमने एक के ऊपर दूसरा कोन को इन्वर्ट करके रख दिया. वी हैव टेकन टू राइट सर्कुलर कोन्स इन्वर्टेड ऑन ईच अदर एंड ऑब्वियसली दिस इज द लाइन विच इज एक्सिस. बच्चों नाउ इफ दिस कोन इज कट बाय अ प्लेन विच इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस. अब यदि कोन को मैंने किसी ऐसे प्लेन से कट किया जो कि एक्सिस के पैरेलल है, मैंने कोन को किसी ऐसे प्लेन से कट किया जो कि एक्सिस के पैरेलल है, तो जो आपको शेप मिलेगी बच्चों, जो ज्योमेट्री आपको मिलेगी, उस शेप या ज्योमेट्री को हम लोग नाम देंगे बच्चों हाइपरबोला, अतिपरवलय. अतिपरवलय बच्चों यहाँ पर दो कोन्स लिए आपने, एक के ऊपर एक इन्वर्ट करके. जो ऊपर आपने कोन रखा है बच्चों उससे आप लोग नाम दिया करते हैं अपर नैपे, और जो नीचे आपने लिया है बच्चों उससे आप नाम दिया करते हैं लोअर नैपे. सो व्हेन दीज टू नैपे आर कट बाय अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द एक्सिस, व्हाट ज्योमेट्री वी गेट, इससे जो हमको ज्योमेट्री मिलेगी बच्चों, हमें यहाँ पर एक ऐसी ज्योमेट्री मिलेगी. लाइकवाइज बच्चों हमें यहाँ पर एक ऐसी ज्योमेट्री मिलेगी. ये जो ज्योमेट्री मिलेगी बच्चों, ये ज्योमेट्री ऑलरेडी मैं लिख ही चुका हूँ बच्चों, हाइपरबोला. आई रिपीट बच्चों, जब आपने कोन को उसके बेस के पैरेलल किसी प्लेन से कट किया तो आपको जो शेप मिलती है वो सर्कल है. यदि आपने कोन को बच्चों उसकी जनरेटर के पैरेलल किसी प्लेन से कट किया तो आपको जो ज्योमेट्री मिलती है बच्चों वो पैराबोला है. यदि आपने कोन को किसी ऐसे प्लेन से कट किया जो कि किसी के भी पैरेलल नहीं है, जो कि एक्सिस के, बेस के या फिर जनरेटर के किसी के भी पैरेलल नहीं है, तो जो आपको मिलेगा बच्चों वो एलिप्स मिलेगा. और यदि आपने कोन को किसी ऐसे प्लेन से कट किया, दो कोन्स रख दिए आप लोगों ने जो कि एक्सिस के पैरेलल किसी प्लेन से कट किए गए हैं, तो उस केस में जो ज्योमेट्री मिलेगी उसे हम बोला करते हैं बच्चों हाइपरबोला. ये जो भी कुछ लिखा है इन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिए. और यदि बच्चों मैं कोन को किसी ऐसे प्लेन से कट करता हूं, इफ अ कोन इज कट बाय अ प्लेन विच पासेस थ्रू इट्स वर्टेक्स, जो बच्चों इसके वर्टेक्स से पास हो. यदि मैंने इस कोन को एक प्लेन से कट किया जो कि इसके वर्टेक्स से ही पास हो रहा है, तो जो शेप या ज्योमेट्री आपको मिलेगी बच्चों वो होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाओं का युग्म. सरल रेखाओं का युग्म बच्चों उसे हम लोग डीजनरेटेड कोनिक भी कहा करते हैं. इन्हें हम क्या कहा करते हैं बच्चों, डीजनरेटेड कोनिक. एक्चुअली हम लोग कोनिक सेक्शन बोल दें या केवल कोनिक कह दें तो भी चलेगा बच्चों. तो ये डीजनरेटेड कोनिक है. डीजनरेटेड कोनिक क्या बच्चों, जब आपने कोन को वर्टेक्स से पास होने वाले किसी प्लेन से कट किया बच्चों, दिस वाज द कोन विच हैज बीन कट बाय अ प्लेन विच पासेस थ्रू इट्स वर्टेक्स, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, सरल रेखाओं के युग्म को रिप्रेजेंट करेगी. और उन दोनों स्ट्रेट लाइंस की या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की विशेषता ये होगी कि वो दोनों कहाँ से पास हो रही होंगी, वर्टेक्स से. यानी मैं यूं कह सकता हूं कि वो जो दोनों लाइंस होंगी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट उस पैराबोला का वर्टेक्स होगा. आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ चुके हो, सर्कल आप पढ़ चुके हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के बारे में आपको ऑफ कोर्स अभी पढ़ना बाकी है. और आई रिपीट, ये जो है बच्चों दिस वी कॉल एज डीजनरेटेड कोनिक. और इस केस में वो जो दोनों स्ट्रेट लाइंस होंगी, जो दोनों सरल रेखाएं होंगी, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पैराबोला का वर्टेक्स होगा. उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा बच्चों, पैराबोला का वर्टेक्स. एक बात. दूसरी बात, वो पैराबोला का वर्टेक्स होगा बच्चों. और या यूं कहा जाए कि वो दोनों स्ट्रेट लाइंस पैराबोला के वर्टेक्स से पास होंगे. तो ये जो भी कुछ लिखा बच्चों इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा. तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सभी कोनिक्स है बच्चों. कुछ जो है ये तो हम लोगों ने एक्चुअली देखा कि इन्हें कोनिक सेक्शन क्यों नाम दिया गया. लेकिन अब अगर हम कोनिक सेक्शन की और ज्योमेट्रिक डेफिनेशन बनाना चाहें तो देखिए साहब, हमारे पास में ये कोई लाइन है बच्चों, फिक्स्ड लाइन है. ये लाइन फिक्स्ड है जो कि चल नहीं रही है, जो कि अपनी जगह पर बनी हुई है. एंड लेट मी सपोज इस लाइन की इक्वेशन है बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज अ फिक्स्ड लाइन एंड देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट. ये आपके पास में एक फिक्स्ड पॉइंट है बच्चों, एक स्थिर बिंदु है. एंड लेट मी सपोज इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय h, k. S एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके निर्देशांक है बच्चों h, k. और ये फिक्स्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है. और ये आपके पास में कोई पॉइंट P है बच्चों जो कि मूविंग है, जो कि गति कर रहा है, जो कि चलायमान है. किसी मूवमेंट पर वो P पर था, कभी वो P डैश पर पहुंच गया, कभी वो P डबल डैश पर आ गया, कभी बच्चों वो P ट्रिपल डैश पर आ गया, कभी उठकर वो बच्चों P 4 डैश पर आ गया, कभी बच्चों वो उठकर P 5 डैश पर आ गया. वो जो पॉइंट है बच्चों वो मूव कर रहा है, वो गतिमान बिंदु है. वो क्या है बच्चों,
मूविंग पॉइंट है और वो मूव ऐसा कर रहा है कि उसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है भाई, उसके फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये देखिए फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PS हो जाएगी, और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PM। भाई जब आपको लाइन से डिस्टेंस निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करोगे, मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात करोगे। तो अब अगर ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा कांस्टेंट बना रहे, भाई जब वो पॉइंट मूव करेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसके इस पॉइंट से डिस्टेंस चेंज होगी। भाई पहले पॉइंट P पर था, बाद में P' पर पहुंच गया, तो जब वो P से P' पर जाएगा तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। फिर P' की भाई P की अभी S से डिस्टेंस PS है, ये यहाँ पर है, और जब वो पॉइंट P से उठकर P' पर चला गया तो ये जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगी और ये जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगी। फिर वो जब पॉइंट P' पर आया तो उसकी इससे डिस्टेंस ये हो जाएगी और इससे डिस्टेंस ये हो जाएगी। लाइकवाइज जब वो पॉइंट P" पर पहुंचा तो उसकी इससे डिस्टेंस ये हो जाएगी और इससे डिस्टेंस ये हो जाएगी। भाई व्हेन दैट पॉइंट मूव्स ऑब्वियसली इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन चेंज। जब बच्चों वो पॉइंट मूव करेगा तो उसकी S से जो डिस्टेंस है वो उसमें भी चेंज आएगा, उसकी फिक्स लाइन से डिस्टेंस में भी चेंज आएगा। लेकिन कंडीशन ये लगी हुई है साहब कि इन दोनों डिस्टेंस का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। दैट रेशो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पॉइंट मूव करेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, वो जब पॉइंट मूव करेगा P से P' पर गया, P" पर P" पर वगैरह वगैरह पर जा रहा है तो डिस्टेंसेस चेंज होंगी, लेकिन डिस्टेंस का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। फर्ज कीजिए किसी मूवमेंट पर बच्चों PS डिस्टेंस है 2 और PM डिस्टेंस है 3। मान लीजिए इस पॉइंट की S से डिस्टेंस 2 यूनिट्स आई और M से डिस्टेंस 3 यूनिट्स आई, तो मतलब रेशो क्या आ गया 2:3। अब वो पॉइंट चलकर कहीं और पहुंच गया और फर्ज कीजिए ये डिस्टेंस 4 हो गई तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 6। But ratio has to be maintained 2:3. Earlier the ratio was 2:3. So if the point is moving, then it has to follow a condition. That is distance from that fixed point and distance from fixed line always remains same. Now at any moment, suppose this distance becomes 10 and this distance becomes 15. So that ratio remains 10:15, that is 2:3. Likewise, suppose at any moment this distance becomes 6, this distance becomes 9. Of course, when that point is moving, is distance from fixed point and fixed line change, undoubtedly. But they are changing following certain given condition. और वो जो certain condition को वो follow करते हुए move कर रहा है, तो उस पॉइंट का जो लोकस है, उसका जो बिंदु पथ है बच्चों, उस लोकस को ही हम लोग नाम दिया करते हैं बच्चों कोनिक या फिर कोनिक सेक्शन। How conic section can be defined? Conic section can be defined as the locus of a point which moves in a plane so that ratio of its distances from a fixed point and fixed line always remains constant. अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसके किसी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा सेम बना रहता है, तो उस पॉइंट के लोकस को, उस बिंदु के बिंदु पथ को हम लोग कहा करते हैं बच्चों कोनिक सेक्शन। हिंदी में कहा जाता है इसे शंकव। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है बच्चों उस कोनिक का फोकस। ये क्या कहलाता है बच्चों? वो जो फिक्स पॉइंट है वो कहलाता है कोनिक का फोकस, और वो जो फिक्स्ड लाइन होती है, इस फिक्स्ड लाइन को हम लोग कहा करते हैं बच्चों कोनिक की डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहलाती है बच्चों? ये डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो कांस्टेंट रेशो आता है, जैसे यहाँ पर वो 2:3 आया, ये जो कांस्टेंट रेशो आया बच्चों, इसे हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। E स्टैंड्स फॉर एक्सेंट्रिसिटी। इसे हम लोग कहा करते हैं बच्चों एक्सेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। इसे हिंदी में क्या नाम दिया था बच्चों? उत्केंद्रता, eccentricity. So I repeat, when a point moves in a plane so that ratio of its distance from a fixed point and fixed line always remains constant, then the locus of that point is known as conic. That fixed point is known as focus of the conic. That fixed line is known as directrix of the conic. And that constant ratio is represented by symbol E, which stands for eccentricity. So ये बच्चों कोनिक की एक ज्योमेट्रिक, उसके ज्यामितीय परिभाषा है।
नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी. सो आई होप यू हैव गॉट द थिंग व्हाट इज एक्चुअली कोनिक. So when a point is moving in a plane, so that ratio of its distance from a fixed point and fixed line always remain constant, then the locus of that point is known as conic. बच्चों वो फिक्स पॉइंट कहलाता है उसका फोकस, वो फिक्स लाइन कहलाती है उसकी डायरेक्ट्रिक्स, और वो जो फिक्स्ड रेशो है उसे हम एक्सेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता कहा करते हैं. चलिए अब आप मेरे ख्याल से कोनिक का मतलब समझ चुके हैं, आप फोकस का मतलब भी समझ चुके हैं. भाई रेशो हमेशा फिक्स रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि 2:3 रहे, जो भी है वो रहेगा. मान लीजिए किसी मूवमेंट पर 4:5 है तो वो हमेशा 4:5 ही रहेगा. भाई ये 4 है ये 5 है, बाद में ये 40 हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, बट रेशो वही रहेगा. किसी मूवमेंट पर मान लीजिए 5 है ये 3 है तो 5:3 रहेगा. मान लीजिए 5 से 50 हो गया तो ऑटोमेटिकली 3 वाला 30 हो जाएगा. रेशो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा बच्चों, और वो जो कॉन्स्टेंट रेशो रहेगा उसे हम बोला करते हैं एक्सेंट्रिसिटी. और इस एक्सेंट्रिसिटी के बेसिस पर भी हमारे पास में डिफरेंट कोनिक्स हम समझ सकते हैं. जैसे बच्चों यदि आप के पास में ये जो E है, इस E की वैल्यू बच्चों यदि 0 है, E की वैल्यू बच्चों यदि 0 है तो फिर ये कोनिक जो होगा बच्चों वो सर्कल होगा. इफ द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 0 तो वो जो कोनिक होगा बच्चों वो क्या होगा, सर्कल. मैं यूं कह सकता हूं कि ये पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस का रेशो क्या रहेगा, 0 है. अब 0 है मतलब ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि सर्कल जो है उसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो इन्फिनिटी पर होगी. भाई ये रेशो 0 तब आएगा जब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो. कोई भी रेशो, कोई भी फैक्टर 0 तब होता है जब उसका डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो. डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो मतलब यूं कहा जाए कि Pm की वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब पॉइंट P की लाइन से जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी. अब पॉइंट P की लाइन से डिस्टेंस इन्फिनिटी कब आएगी, जब लाइन इन्फिनिटी पर रखी हो. आप देखिए ना, ये रहा एक सर्कल रहा. अब अगर ये पॉइंट मूव कर रहा है, चल के यहाँ पहुंचा, चल के यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, पॉइंट जो है सतत रूप से निरंतर रूप से मूव कर रहा है, लेकिन ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी इस पॉइंट और उस लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा 0 बना रहा. तो वो कैसे पॉसिबल है कि उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इन्फिनिटी पे पड़ी हो. तो ये डायरेक्ट्रिक्स इन्फिनिटी पर पड़ी होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली पॉइंट मूव करेगा तो उसकी हमेशा उससे डिस्टेंस इन्फिनिटी बनी रहेगी. और सर्कल के केस में जो उसका फोकस होता है बच्चों वो और कुछ नहीं, वो उसका सेंटर ही होता है. इन केस ऑफ सर्कल व्हाट इज द फोकस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो फोकस है, भाई सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सभी को आप क्या बोलते हो, इन सभी को आप क्या बोलते हो, इन सभी को आप बोला करते हो कोनिक सेक्शन बोलते हो. तो सर्कल के केस में ये रेशो 0 आ रहा है, मतलब यूं कहा जाए कि सर्कल के केस में जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो इन्फिनिटी पर होगी. तो डायरेक्ट्रिक्स तो चलिए समझ में आ गया कि इन्फिनिटी पर है. अब फोकस कहाँ है, तो फोकस और कुछ नहीं बच्चों, जो सर्कल का सेंटर है वही सर्कल का फोकस होता है. दूसरा केस बच्चों, अगर E की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर E की वैल्यू बच्चों लेस देन 1 है तो फिर बच्चों ये जो कोनिक है ये और कुछ नहीं, ये क्या होगा बच्चों, एक एलिप्स होगा. जैसे यहाँ पर ये जो मैंने आपको जो अभी मैंने एक केस लेकर समझा था, तो ये इस केस में E की वैल्यू 2/3 आई थी, रेशो वाज लेस देन 1, तो ये जो कोनिक आएगा बच्चों वो क्या आएगा, एक एलिप्स होगा, एक दीर्घवृत्त होगा. तीसरा केस, अगर बच्चों E की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1 है तो ये क्या होगा बच्चों, एक पैराबोला, परवलय होगा. इफ वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज दैट, इट इज नथिंग बट एलिप्स, सॉरी इट इज पैराबोला. मतलब पैराबोला के केस में पॉइंट की जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होगी और पॉइंट की जो लाइन से डिस्टेंस होगी वो रेशो 1 आएगा. मतलब पॉइंट के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और पॉइंट के फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल बनी रहेंगी. भाई पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और पॉइंट के फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो 1 है, मतलब ये जो दोनों डिस्टेंस हैं वो इक्वल बनी रहेंगी. ये दोनों डिस्टेंसेस कैसी बनी रहेंगी बच्चों, इक्वल. So how parabola can be defined? Parabola can be defined as the locus of a point which moves in a plane so that ratio of its distance from a fixed point and fixed line is equals to 1. Or you say parabola can be defined as the locus of a point which moves in a plane so that its distance from a fixed point and from a fixed line are always equal. भाई पॉइंट मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस हमेशा इक्वल बनी रहती हैं, ऑलवेज दोनों डिस्टेंसेस इक्वल बनी रहती हैं. तो वो जो पॉइंट का लोकस है बच्चों, वो पॉइंट का लोकस क्या होगा, परवलय होगा, पैराबोला होगा.
और चौथा केस बच्चों, अगर e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन इट इज नथिंग बट हाइपरबोला। यदि बच्चों e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और पॉइंट के फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो मोर देन 1 होगा, मतलब पॉइंट के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ज़्यादा होगी, भाई ये न्यूमरेटर बड़ा होगा जो छोटा होगा, तो ये जो होगा बच्चों वो हाइपरबोला होगा। और पांचवा केस बच्चों, यदि e की वैल्यू पर्टिकुलरली √2 हो, ऑब्वियसली मोर देन 1 ही है भाई, √2 जो है वो मोर देन 1 ही, 1.414 से बड़ा है। सो इस केस में जो क्या आपको जो कोनिक मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा, दैट वुड बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो होगा बच्चों समकोणिक अतिपरवलय, समकोणिक अतिपरवलय। कंडीशनली अगर एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 है और बच्चों यदि e की वैल्यू इन्फिनिटी है, then it represents degenerated conic, that is pair of straight line, सरल रेखाओं का युग्म। सो यहाँ PS और PM का रेशो इन्फिनिटी होगा, मतलब पॉइंट की जो यहाँ पर PS अपॉन PM, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और फिक्स लाइन से डिस्टेंस जो होगी वो बहुत कम होगी। इस बार क्या होगा, जो फिक्स पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर पहुँच गया, यूँ कहा जाए बच्चों। तो ये जो है बच्चों ये कहलाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं का युग्म। तो ये आपके पास में e की वैल्यू क्या है उस बेसिस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कोनिक आपको मिलेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। तो अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसके किसी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, तो उस पॉइंट के लोकस को हम लोग कहा करते हैं बच्चों कोनिक या कोनिक सेक्शन। वो जो फिक्स पॉइंट होता है बच्चों वो कहलाता है कोनिक का फोकस, वो जो फिक्स लाइन होती है बच्चों वो कहलाती है कोनिक की डायरेक्ट्रिक्स, और जो फिक्स जो रेशो होता है उसे हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। एंड डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेंट्रिसिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स वी गेट बच्चों। इस पर हम लोग छोटे छोटे कुछ एक दो सम्स कर लेते हैं। चलिए आप प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, determine equation of a parabola whose focus is -2, 3 and whose directrix is 3x minus 4y minus 2 is equals to 0. Determine equation of a parabola whose focus is this and directrix is this। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए ये आपको क्या दे रखा बच्चों, फोकस। अब कोई पॉइंट पैराबोला की आपको पैराबोला पूछा है, तो पैराबोला की विशेषता क्या होती है, पैराबोला की विशेषता ये होती है कि पैराबोला पर जो भी कोई पॉइंट होगा उसकी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन भाई फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल रहेंगी। यही देखा आपने, ये है बच्चों। तो या डिस्टेंस का रेशो, तो आपने लेट P(x, y) बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला। बच्चों मैंने इसे मैंने क्या करा, मैंने पॉइंट बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला, ये पैराबोला पर एक पॉइंट है। लेट P(x, y) बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला, मैंने इसे पैराबोला पर एक पॉइंट ले लिया बच्चों। मैंने क्या करा, P एक पॉइंट है, पैराबोला पर एक पॉइंट ले लिया। अब उसकी विशेषता क्या होगी, उसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का रेशो 1 रहेगा, मतलब उसके इससे और इससे डिस्टेंस इक्वल रहेगी। तो चलिए साहब अब P की S से डिस्टेंस निकालिए, तो वो होगी ये और ये होगी ये, और ये डिस्टेंस क्या होगी 3x minus 4y minus 2 upon √5 √25 √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। भाई आपको अगर किसी पॉइंट की, आपको अगर मैं बोलूं पॉइंट P की, पैराबोला पर कोई पॉइंट है आपके पास, पैराबोला पर कोई पॉइंट है बच्चों जिसके S से डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, और उस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको क्या करना था, x की जगह पर x, y की जगह पर y रख देना होता है। ये रख दिया आप लोगों ने और दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि रेशो 1 होता है। अब आप स्क्वायर कर देंगे, दोनों बाजू स्क्वायर कर दीजिए, इधर स्क्वायर कर देंगे तो 25 और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो साहब x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो बच्चों y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ये आएगा। और रही बात बच्चों RHS पर, RHS पर जब आपने स्क्वायर किया तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6 4 जा 24xy प्लस 2 4 जा 8 2 जा 16y
और फिर आपके पास में, हाँ एक मिनट, हाँ 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 एक्स। होप मैंने सही किया। एक बार देख लेते हैं वापस से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, बिल्कुल ठीक है, माइनस ट्वाइस बी सी, सो वो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, बिल्कुल। 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 वाई, और ये, और यहाँ पर ये इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 25 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देयर आफ्टर बच्चों 25 एक्स स्क्वायर में से 9 एक्स स्क्वायर गए तो बचा 16 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 25 वाई स्क्वायर में से 16 वाई स्क्वायर गए तो बचा 9 वाई स्क्वायर। But this is 25 x square, this is 9 x square. Obviously will result into 16 x square. This is 25 y square minus 16 y square will result into 9 y square, and 25 4 जा 100 में से 100 x प्लस ये एक मिनट, या फिर एक्स वाई तो वहीं पर ही आ रहा है, केवल वो कहीं आ भी नहीं रहा है, तो ये 24 एक्स वाई आ चुका बच्चों, और 25 4 जा 100 प्लस 12, 112 एक्स। फिर यहाँ पर 25 6 जा 150 वाई, 150 वाई माइनस के हैं और 60 भी यहाँ पर, तो ये 166 वाई। और बच्चों 9 और 4 13 होते हैं, 25 13 जा 325 ना, 325 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 321। तो अब देख लीजिएगा बच्चों, अगर मैं फिर भी कोई गलती कर चुका हूं तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्षमा कीजिएगा भाई। 25 एक्स स्क्वायर में से 9 एक्स स्क्वायर गए 16 एक्स स्क्वायर, 25 वाई स्क्वायर में से 16 वाई स्क्वायर गए 9 वाई स्क्वायर, माइनस 24 एक्स वाई यहाँ पे आके प्लस हो गया। 25 4 जा होता है 100 एक्स प्लस 12 एक्स, 112 एक्स। 25 6 जा होता है 150 माइनस का माइनस 16, ये हो जाएगा। और फिर बच्चों ये 9 प्लस 4 13, 25 जा 325, 325 में से 4 जाएंगे तो ये, तो मेरे ख्याल से तो मैंने सही किया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लेट मी हैव अनदर प्रॉब्लम बच्चों, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं किया हो तो एक प्रश्न लिखिएगा। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose फोकस इज बच्चों, आपको जिसका फोकस दे रखा है आपको -3, ये फोकस है बच्चों, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है 5x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, whose डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose focus is this, whose directrix is this, and whose eccentricity is 1/2, जिसकी उत्कीर्णता 1/2 है। वीडियो को रोक करके खुद से कीजिए। चलिए अब देखिए भाई, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1/2 है, लेस देन 1 है, उसी से क्लियर होता है कि द कर्व मस्ट बी एन एलिप्स, बिकॉज एज फार एज द एलिप्स इज कंसर्न इट्स एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। सो लेट पी एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट ऑन एलिप्स। भाई ये आपने एलिप्स पर एक पॉइंट मान लिया, तो अब क्या गिवन होगा बच्चों, उसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा ई बना रहेगा। भाई मैंने एलिप्स पर एक पॉइंट ले लिया साहब पी, उसकी फिक्स पॉइंट, ये जो है फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा ई बना रहेगा। सो आई कैन से दैट पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी एम, और पी एस की वैल्यू क्या, पी एस की वैल्यू अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई हाफ, और पी एम 5x प्लस 12y प्लस 4 अपॉन रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो नाउ यू हैव गॉट दिस थिंग। नाउ व्हाट टू डू, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, चलिए कर लेते हैं। एज सच पहले तो ये मैं मिटा दूंगा बच्चों, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों बाजू स्क्वायर करना है। आपको दोनों साइड बच्चों स्क्वायर करना है, तो कोई हर्ज नहीं साहब, स्क्वायर कर लेते हैं। जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये 13 हो जाएगा, 13 का भी स्क्वायर हो जाएगा 169, और 2 का स्क्वायर बच्चों 4, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6 9 9 9 प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y।
बच्चों ये 13 का स्क्वायर 169 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर खोल देंगे ये आएगा, और राइट हैंड साइड पर स्क्वायर करेंगे बच्चों। सो 25x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर 2 5 जा 10, 12 जा 120xy, फिर 24 2 जा 24 4 जा 96y, और फिर 2 5 जा 10, 4 जा 40x। So now this equation it has to be solved further। एक और स्टेप लगेगी पिछली बार जैसे, ये आपके पास में बच्चों आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, चलिए छोटी सी प्रैक्टिस थोड़ी सी और हो जाएगी बच्चों। Determine equation of a rectangular hyperbola whose focus is 3,4 and directrix is x minus y plus 7 equals to 0। Determine equation of a rectangular hyperbola whose focus is this, whose directrix is this। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में फिर वही बात, आप पी पॉइंट मान लेंगे, पी एस और पी एम का रेशो जो होता है बच्चों, हाइपरबोला है तो एक्सेंट्रिसिटी हैज टू बी ग्रेटर देन 1, एंड इन केस ऑफ पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द एक्सेंट्रिसिटी फॉल्स टू √2 एग्जैक्टली। So what I get बच्चों, I get nothing but PS is equals to √2 times of PM। Now what about PS? This is x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square is equals to √2, and what about PM? PM is x minus y plus 7 over under the root of 1 square plus 1 square, and this has to be made स्क्वायर इन द कमिंग स्टेप। अब इसको अगली स्टेप में स्क्वायर कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा बच्चों। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन हो गई। सॉरी साहब, आगे बढ़े हम थोड़ा सा, और ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली प्रॉब्लम बच्चों, या अगला हम थोड़ा सा इसमें और समझे। ऐसा तो हम लोग देख चुके हैं बच्चों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के टाइम पर ही देख चुके हैं कि यदि हम बात करें बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, एक ऐसी इक्वेशन बच्चों जिसमें सभी तरह के टर्म्स आ जाते हैं और जिसकी डिग्री 2 होती है। आपने ऐसा भी टर्म देखा जिसमें डिग्री 2 है, आपने ऐसा भी टर्म देखा जिसमें डिग्री 1 है, और आपने ऐसा भी टर्म देखा जिसमें डिग्री है ही नहीं है, यूं कहा जाए कि जिसमें डिग्री 0 है। दिस वी कॉल एज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और आपको मैं याद दिलाऊं बच्चों, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है ABC। यहाँ पर बच्चों HG, यहाँ पर भी वही HG, और ये बड़ा सिमेट्रिक किस्म का डिटरमिनेंट होता है ये, और ये होता है ABC प्लस 2FGH होता है माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर। ये कहाँ से आया है ये भी मैं आपको स्ट्रेट लाइंस की पेयर के टाइम पर समझा चुका हूँ बच्चों। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब अगर बच्चों ये डिस्क्रिमिनेंट आपके पास में 0 हो जाए तो फिर ये क्या होगा बच्चों, दिस वुड बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दूसरा केस बच्चों, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है और h बराबर 0 है, यानी कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई वाला कोई टर्म नहीं होता, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0 एंड a इज इक्वल टू b है, देन वुड बी अ सर्कल। तो ये क्या होगा बच्चों, एक सर्कल होगा। ये आपको एक सर्कल मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से बच्चों, यदि आपके पास में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है और एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर है, देन इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ये क्या देगा बच्चों, आपको एक पैराबोला बताएगा। और यदि आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है और एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी तो निकी हैगी भाई, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी तो निकी हैगी, तो की रिप्रेजेंट होता है भाई इतना तुहाडे कोल आंदा हैगा एलिप्स। ये एलिप्स आता है बच्चों। और पांचवा केस बच्चों, यदि एलिप्स भी आ सकता है या फिर हो सकता है बच्चों एक एम्प्टी सेट हो। एम्प्टी सेट मतलब रियल कोऑर्डिनेट प्लेन में लाई करने वाला कोई कर्व ही नहीं हो। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है और एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी तो वड्डी हैगी, तो फिर बच्चों ये एक हाइपर किस्म का बोला होगा, यानी हाइपरबोला होगा। और इसमें बच्चों यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, एच स्क्वायर की वैल्यू ऑब्वियसली ए बी से बड़ी है
और a प्लस बी जीरो भी है साथ में, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, देन इट रिप्रेजेंट्स बच्चों अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या बताएगा बच्चों आपको? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समकोणीय गति परवलय, वो आगे आप लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है साहब। सो यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री अगर आपको गिवन है, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपको गिवन है, तो आप उस बेसिस पर भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी, सपोज कीजिए 3x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोला है साहब कि बताइए ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर्कल को, पैराबोला को, एलिप्स को, हाइपरबोला को, वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स सर्कल को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी, बिकॉज इन केस ऑफ ए सर्कल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर आल्सो नेसेसरीली टू बी एब्सोल्युटली इक्वल। सिंस it is not happening so it won't be representing a circle. Definitely we can discard the case of a circle, but yes, of course it may represent a parabola, ellipse, hyperbola. So let me have the determinant बच्चों, which is a b c, फिर h की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी, h की वैल्यू 3 आई और g की वैल्यू 2 आई। यही पिक्चर यहाँ पर बनेगी, f की वैल्यू -4, f की वैल्यू -4। यू ट्राई टू सॉल्व दैट, प्रोबेबली इट वॉन्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि जीरो लाना के लिए थोड़ा सा एलिमेंट सोच सोच के रखना पड़ेंगे, लेकिन जीरो नहीं लाने के लिए तो धड़ाक से दे दो। मेरे ख्याल से जीरो नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा भैया। अगर किस्मत खराब हो और जीरो आ जाए तो एक अलग बात है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे ख्याल से जीरो नहीं आ रहा है, तो फिर अब जीरो अगर आ जाता तो फिर निश्चित बात थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही होता, लेकिन चूंकि वैसा नहीं है इसलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो नहीं होगा। अब उसके बाद में आप एच स्क्वायर निकालिए, एच स्क्वायर जिसकी वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9। भाई कंपेयर कीजिए 2h से, 2h की वैल्यू 6 तो h की वैल्यू 3 होगी, तो एच स्क्वायर की वैल्यू ये आई। और रही बात ए बी की, तो वो है बच्चों 3 इंटू -1, और चूंकि आपके पास में एच स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ए बी से बड़ी है, सिंस वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो बच्चों ये क्या होगा? दिस विल बी अ हाइपरबोला। ये क्या होगा बच्चों? एक हाइपरबोला। सो ये 6 केसेस हैं आपके पास में। इन 6 केसेस के बेसिस पर भी आप लोग किसी कोनिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस तरह की प्रॉब्लम कई बार बन जाया करती हैं। एक प्रॉब्लम और करते हैं, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, हमें यहाँ पर एक कर्व गिवन है बच्चों, हमें एक और कर्व यहाँ पर गिवन है, अंडर द रूट ऑफ ax प्लस अंडर द रूट ऑफ by इज इक्वल टू 1। वी हैव टू फाइंड व्हाट टाइप ऑफ कर्व इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। वीडियो को रोक करके एक बार आप खुद से कीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम बच्चों यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ax, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो by, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा बच्चों कुछ ऐसा। और राइट हैंड साइड पर 1 का स्क्वायर 1 होगा। एंड देयर आफ्टर क्या होगा? यू कैन डू वन थिंग बच्चों, ax रख दीजिए प्लस by रख दीजिए, -1 कर दीजिए, और ये जो रूट वाला टर्म है बच्चों, इससे आप जब RHS पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर यू हैव टू मेक द स्क्वायर वंस अगेन। बच्चों आप वापस से इसमें स्क्वायर कर दीजिए, आप पुनः से स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। जब आप इसमें स्क्वायर करेंगे तो इससे राइट हैंड साइड पर जो रूट वाला टर्म है बच्चों वो हट जाएगा, बिकॉज द इक्वेशन हैज टू बी ब्रॉट इनटू अ पॉलिनोमियल फॉर्म। यू पीपल कैन सी दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री which is a polynomial. So polynomial of degree 2, so that has to be brought into the polynomial form, and it is why we have to eliminate the sign of root. So ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी एक्स वाई माइनस 2by माइनस 2ax। और रही बात बच्चों RHS की, तो RHS इज नथिंग बट वेरी सिंपल टास्क बच्चों। ऑन स्क्वायरिंग दिस बिकम्स 4abxy, because on squaring right hand side root is absolutely eliminated. Here a square plus b square plus c square plus twice of ab plus twice of bc plus twice of ca, and since it does contain minus sign over here, it is why we have put minus sign here, and on squaring minus sign becomes positive. Now what you get bachcho, you get a square x square minus 2 times of ab into xy plus b square y square minus 2a into x minus 2b into y plus 1 is equals to 0.
नाउ यू कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन सो दैट ए की वैल्यू आपको ए स्क्वायर मिलेगी, बी की वैल्यू बी स्क्वायर मिलेगी, एच की वैल्यू माइनस ए बी मिलेगी, जी की वैल्यू माइनस ए, एफ की वैल्यू एफ की वैल्यू माइनस बी और सी की वैल्यू 1. सो वी हैव टू मेक दैट डिटरमिनेंट. हमें वो डिटरमिनेंट को चेक करना पड़ेगा बच्चों. Either you move in this way or you move in this way. Ultimately बच्चों इसी डिटरमिनेंट को ही तो सॉल्व करने पर आपको ये मिलता है. तो चलिए a की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू b स्क्वायर और c की वैल्यू बच्चों 1. बड़ा सिंपल होता है a b c और फिर उसके बाद में h की वैल्यू है बच्चों माइनस a b और f की वैल्यू क्या है, h के बाद में इधर g आता है, g की वैल्यू है बच्चों माइनस a और वही पिक्चर यहाँ पर आएगी, वही पिक्चर यहाँ पर आएगी और यहाँ पर f की वैल्यू है बच्चों माइनस बी, f की वैल्यू है बच्चों माइनस बी. ये लीजिए. अभी आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए वेदर इट फॉल्स टू जीरो. इफ इट इज जीरो देन ऑफ कोर्स इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. बच्चों ये एक सरल रेखाओं के युग्म को रिप्रेजेंट करेगी. a की वैल्यू a स्क्वायर थी, b की वैल्यू b स्क्वायर थी, h की वैल्यू माइनस a भी थी और g की वैल्यू माइनस ए थी और f की वैल्यू माइनस बी थी और c की वैल्यू तो 1 ही थी बच्चों. अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो a स्क्वायर, यहाँ पर ये b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, फिर माइनस माइनस ए बी और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और क्या हो गया बच्चों ए बी स्क्वायर और यहाँ पर वापस से ए बी स्क्वायर. होप मैं सही जा रहा हूँ. और फिर माइनस ए फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. एक मिनट मैंने गलती कर दी है. यस बच्चों ए स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ए हो गया प्लस ए बी. वेल एंड गुड. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस लेकिन वापस से माइनस ये आएगा और फिर माइनस ए और फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए बी स्क्वायर. ये क्या होगा ए बी स्क्वायर बिल्कुल होगा और इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस फिर से ए बी स्क्वायर. अभी क्या होगा बच्चों, ये तो पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ पर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर भी माइनस टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर. क्या यही आ रहा है? इज द सेम. यस. सो प्रोबेबली दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा और ये इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा मतलब इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. ये सरल रेखाओं के युग्म को तो व्यक्त नहीं कर रहा है. सो बचा क्या बच्चों, ये बचा आपके पास कि आप एच स्क्वायर और ए बी की वैल्यू कंपेयर करें तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है एक्चुअली ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस ए बी का होल स्क्वायर और चूंकि ये दोनों इक्वल हैं सो आई मस्ट से द गिवन कर्व इज अ पैराबोला. एक बार चेक कर लेता हूँ. ए स्क्वायर यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा माइनस दिस, ये तो जीरो हो गया बच्चों. माइनस माइनस प्लस ए बी हो गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो माइनस ए बी और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन आगे माइनस आ जाने से वापस से माइनस, फिर माइनस ए, फिर यहाँ पर ए बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस. तो ये चूंकि पूरा जो आ रहा है वो जीरो नहीं हो रहा है और ए बी की वैल्यू निकाली फिर आपने तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई, एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो वो भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आई. दोनों इक्वल आ रहे हैं और दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो अवश्य भावी रूप से ये एक पैराबोला होगा.